मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आपके लिए फिर से लेकर आए हुए एक नई वीडियो। और आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों के बचे हुए प्रकारों की। कि व्यंजनों के जितने प्रकार इसके पूर्व हमने देखे हैं, उनको यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन दी गई है, वहाँ से आप सीधा जाकर पहले वो वीडियो समझ लीजिए। तब ये जो वीडियो है इसे समझने में आपको निश्चित ही आसानी होगी। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों में जो उप प्रकार है, व्यंजनों के जो प्रकार है, इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है अघोष और घोष। अघोष और घोष, इन व्यंजनों के प्रकार में उच्चारण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये जो स्वर तंत्र है, इस स्वर तंत्र में विविध कंपन हुआ करते हैं। इन विविध कंपनों से जो ध्वनि है यह उतार और चढ़ाव, कभी कम और कभी ज़्यादा, तो विविध संवेदनशील तंतुओं को स्पर्श करते हुए ये ध्वनियाँ निकलती है। लेकिन जिन वर्णों पर इन स्वर तंत्रियों के स्पर्श नहीं होता उसे अघोष ऐसे वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण वे वर्ण हैं जिसमें स्वर तंत्र का में किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं होता। अब देखिए कौन कौन से हैं। यह है क और ख। बोलिए मेरे साथ, क। बोलिए, बिल्कुल सही, क। तो देखिए यहां पर किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं हो रहा है। उसी प्रकार ख, ख के उच्चारण में भी किसी प्रकार की कोई स्पर्श उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन घोष जो व्यंजन होते हैं इसमें उनमें हल्का सा जो स्पर्श है यह होता है। देखिए फिर ग, देखिए हल्का सा वो सिकुड़ गया है और यह ग का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार घ, घ का उच्चारण करने पे हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें हल्का सा कंपन होता है, बड़ा बारीक सा, उसे आप महसूस करेंगे यदि आप इसका उच्चारण करेंगे तो बस यही अंतर है घोष, अघोष और घोष में। अघोष व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें ध्वनि में जो कंपन है वह नहीं होती, और घोष में स्वर तंत्र में कंपन जो है वह अधिक होता है। तो हमारे वर्णमाला में कौन कौन से अघोष वर्ण हैं और कौन कौन से घोष वर्ण हैं इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये जो वर्ण हैं, जो वर्णमाला के शुरुआत के जो दो वर्ण हैं, ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, इसके शुरुआत के जो दो वर्ण हैं यह अघोष वर्ण है। इनके उच्चारण में स्वर तंत्र में स्पर्श नहीं होता। उसी प्रकार घोष, ठीक है, घोष वर्णों में, व्यंजनों में जो हमारी वर्णमाला में है उसका दूसरा और तीसरा जो वर्ण है वह इसके अंतर्गत आते हैं। घोष में क्या होता है बताइए, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही, स्वर तंत्र में जो है स्पर्श होकर इनका उच्चारण होता है। तो कौन कौन से हैं? ग, घ। देखिए बोलते समय गला हल्का सा सिकुड़ता है और वह ध्वनि निर्मित होती है। तो ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब और भ, ये जो वर्ण है यह घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को कठोर और मृदु व्यंजनों में भी विभक्त किया गया है। कठोर में जो उच्चारण, यह ध्वनि का जो प्रमाण है यह अधिक होता है। ठीक है, जो ध्वन्यात्मकता है उसमें अधिक
समय लगता है, अधिक उच्चारण होता है, और मृदु में जो कठोरता है वह कम होती है। मृदुता से यानी नम्रता से, थोड़े हल्के तरीके से इनका उच्चारण होता है। तो कठोर और मृदु ये दो व्यंजनों के और उप प्रकार है। ये पहला हो गया अघोष और घोष, दूसरा हो गया कठोर और मृदु। तो उसमें भी वही है, क ख च छ ट ठ त थ प और फ, ये जो वर्ण है यह कठोरता वाले व्यंजन कहलाते हैं, कठोर व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार मृदु व्यंजन में वही जो दूसरी श्रेणी है, तीसरा और चौथा जो वर्ण है यह मृदु व्यंजनों के अंतर्गत आता है। मतलब कौन कौन से आएंगे, ग घ ज झ ड ढ द ध ब और भ। ठीक है, अब जो बचता है वह है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक, नासिक उसमें यानी नाक से उनका उच्चारण होता है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जो बच्चे हैं या व्यक्ति है, उनके नाक की जो हल्का सा जो पार्ट है वो नहीं होता, तो उनके उच्चारण बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, है ना। तो किसी भी ध्वनि के उच्चारण में हमारी नाक, जो नासिका है, उसका कितना महत्वपूर्ण जो अंग है वह मायने रखता है। तो अनुनासिक, जिनकी उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, वह कौन कौन से है, देखिए, ड, य, न और म, इनका नासिका द्वारा उच्चारण किया जाता है, इसलिए हम अनुनासिक जो वर्ण है वह कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने व्यंजन के 3 प्रकार देख लिए। सबसे पहला कौन सा है बताइए? बिल्कुल सही, घोष और अघोष, उनका क्या परिभाषा होती है वो हमने समझ लिया। उसी प्रकार कठोर और मृदु, इस प्रकार से भी व्यंजनों के हमने प्रकार समझ लिया है। और अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं यह भी हमने देख लिया है। प्रत्येक जो वर्णमाला है उसका जो आखिरी अक्षर होता है वह अनुनासिक होता है। उसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण, बोलिए मेरे साथ, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। और महाप्राण यानी जब हवा जो है फेफड़े से होकर ह का उच्चारण करती है अंत में, वह महाप्राण कहलाती है। अब देखिए, क और अ इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन ख तो इसमें क और ह आखिरी में ह का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह कहलाता है महाप्राण। मतलब जिन वर्णों के अंत में ह का उच्चारण होता है, देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अंत में ह का उच्चारण होता है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं, और जो बच गए हैं उन्हें हम कौन सा प्राण कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी छोटा प्राण, उनका उच्चारण कम लघु इसमें होता है। और महाप्राण, इनका उच्चारण थोड़ा दीर्घ होता है और अंत में जो है ह का उच्चारण होता है, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ण हैं देखिए, आइए अल्प प्राण के सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले है क, फिर आ गया च, फिर आ गया ट, फिर आ गया त और फिर आ गया प, ठीक है। क च ट त प, है ना, ये एक फार्मूला बन जाता है। यदि हमारे को अगर वर्णमाला याद नहीं होती है तो एक फार्मूला बन जाता है, कचट तप। कचट तप अगर हमने ये याद रख लिया और सीधा सीधा अगर लिख दिया तो उनके आगे क, च, ट, त और प, ये जो उनके आगे की वर्णमाला में है, यह याद रखने में एकदम आसानी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए इधर, यह है अल्प प्राण, ठीक है। अब देखिए महाप्राण में दूसरा जो वर्ण आता है ख, छ, ठ, थ और फ, इनका उच्चारण इस प्रकार से होता है। ख में क और ह, आखिरी में ह उच्चारण आ रहा है। छ में च और ह, आखिरी में ह का उच्चारण आ रहा है। ठ में ट
ट और ह आखिरी में उच्चारण आ रहा है, थ का उच्चारण हो रहा है त और ह, फ का उच्चारण है प और ह। इस प्रकार आखिरी में इनके ह का उच्चारण हो रहा है, इसलिए कहलाएंगे महाप्राण वर्ण। उसी प्रकार ये जो है ग मतलब तीसरा श्रेणी का तीसरा वाला जो ग, ज, ड, द यह होते हैं, और ब ये होते हैं अल्प प्राण। और फिर घ, झ, ठ, ध और ये भ जो है यह होता है महाप्राण। इसके अंत में आप अगर उच्चारण करके देखेंगे तो ह का उच्चारण होता है, इसलिए यह कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया बताइए। सबसे पहला देखा घोष अघोष, दूसरा देखा कठोर मृदु, तीसरा देखा अल्प प्राण महाप्राण, और अब हम उनके निर्माणों के अनुसार मूलाक्षराकार उनके अक्षरों के बीच में जो दंडी है, दंड है, उसके आकार के आधार पर हमने कुछ वर्गीकरण किया गया है। तो वह कौन कौन से है आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले है शीर्ष दंड। शीर्ष दंड यानी जिसके सिर के ऊपर दंड लगाकर हम उसकी रचना करते हैं। अब कौन कौन से वर्ण हैं आइए देखें। तो सबसे पहला है छ, ये देखिए ये यहां दंड दिख रहा है आपको, शीर्ष यानी ऊपर, ऊपर में छोटी सी दंडी लगी हुई है, ये हो गया, बोलिए शीर्ष दंड है, मतलब जिसके ऊपर दंडी लगी हुई होती है। उसी प्रकार ट, ये देखिए यहां शीर्ष दंड। उसी प्रकार ठ, ये देखिए इधर ठ। उसी प्रकार ड, ये देखिए ये छोटा सा शीर्ष दंड सिर के ऊपर है ना थोड़ा, ड। और इसी प्रकार ढ, ये आ गया ढ, और द, ये देखिए यहां द, और ह। तो इस प्रकार से ह में भी शीर्ष दंड के अंतर्गत आता है। तो शीर्ष दंड हमने देख लिया। अब मध्य दंड यानी जिस वर्ण के मध्य में लकीर करके हमको उसको लिखना होता है, मध्य दंड यानी सीधी लकीर बीच में आती है, वह कौन कौन से है? वह है क और फ। ये देखिए इसके बीच में ये दंडी आई है, इसको कहते हैं मध्य दंड। बोलिए मेरे साथ, मध्य दंड। तो ये क और कहाँ गया फ, प फ, ये देखिए इस वर्ण के मध्य में दंड है दंड, इसे कहते हैं मध्य दंड। उसी प्रकार अंत दंड। अब जितने भी बचे हुए हैं वो सब अंत दंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनके आखिरी में वह जो दंड है, लकीर है, वह होती है। कौन कौन सी है? ख, ग, घ, च, झ, न, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स, क्ष, ज्ञ। यह सब अंत्य दंड वर्णों के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार एक वर्ण ऐसा है जो कि दंड रहित है। अब बताइए कौन सा बच गया? कौन सा वर्ण है जो अब छूटा हुआ है इनसे? बिल्कुल सही, वो है र। र ये जो है यह दंड विरहित वर्ण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण की ये बचे हुए व्यंजनों की इन प्रकारों को अब हमने समझ लिया। कौन कौन से समझा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला देखा हमने घोष अघोष, दूसरा कठोर मृदु, तीसरा देखा अल्प प्राण महाप्राण। उसी प्रकार देखा हमने अनुनासिक व्यंजन। उसी प्रकार मूलाक्षर के आधार पर जो हमने व्यंजनों के प्रकार देखे हैं वह देखा। इसमें पहला आ गया शीर्ष दंड, दूसरा आ गया मध्य दंड, तीसरा आ गया अंत दंड, और चौथा आ गया दंड विरहित व्यंजन। तो व्यंजनों के इतने ही प्रकार होते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे आगे की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।